हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे जो आगे के पार्ट्स कुछ बचे हुए हैं डीसी जनरेटर के, उनके बारे में। पहले बात करते हैं हम ब्रुश क्या है। देखो ब्रुश पहला पार्ट है, ब्रुश के बारे में बात करते हैं। ब्रुश होता है ना, ब्रुश से क्या होता है, परिपथ से धारा बाहर निकलती है, यानी परिपथ से जो धारा ली जाती है, बाहरी परिपथ को धारा प्रदान किया जाता है, वो ब्रुश होता है। ब्रुश के द्वारा क्या किया जाता है, बाहरी परिपथ को धारा प्रदान करना। ब्रुश का क्या कार्य होता है, बाहरी परिपथ होता है, उसको धारा प्रदान करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो ब्रुश होता है वो कितने तक उपयोग कर सकते हैं। ब्रुश होता है, देखो ये ब्रुश है, मान लो इस ब्रुश में जो ये इस प्रकार की जो लीड होती है, ठीक है, उस लीड होती है जो धारा प्रदान करने के लिए बाहरी परिपथ को हम कनेक्ट करते हैं तारों को, उसके साथ में इस प्रकार के जो तार होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पिगटेल बोला जाता है। इसको पिगटेल बोलते हैं इसको, ठीक है, या ब्रुश लीड, या ब्रुश लीड भी बोलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पिगटेल या ब्रुश लीड बोलते हैं। जो इस प्रकार के दो तार होते हैं जिससे बाहरी परिपथ को धारा प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं कि जो ब्रुश होता है ना, वो कितना घिस जाने के बाद में उसका उपयोग लेना बंद कर देते हैं, यानी कितना घिसने पर, तो 2/3 भाग ब्रुश का जो घिस जाता है, घिस जाने पर ब्रुश का परिवर्तन कर देना चाहिए। ठीक है, ब्रुश का परिवर्तन कर देना चाहिए, यानी ब्रुश को कितने भाग घिस जाने पर बदलते हैं, तो वो 2/3 भाग घिस जाने पर बदलते हैं। और शेष कितना रहता है, तो शेष देखो 3 में से 2 घिस गया तो कितना बचा, 1/3 भाग शेष रहता है। उस टाइम क्या करते हैं हम, जो ब्रुश होता है उसको हम बदल देते हैं। ठीक है, ये होता है लगभग 67% घिस जाने पर ब्रुश को चेंज करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि कितना भाग घिस जाने पर ब्रुश को बदला जाता है या परिवर्तन किया जाता है, तो 2/3 भाग या 67% घिस जाने पर ब्रुश को बदलना चाहिए। ब्रुश होते हैं ना, ब्रुश की संख्या किस पर निर्भर करती है। देखो ब्रुश की संख्या निर्भर करती है, तो यह धारा पर निर्भर करती है, धारा पर, यानी जो धारा होती है ना, करंट, वो उस पर निर्भर करती है ब्रुश की संख्या। ब्रुश की संख्या किस पर निर्भर करती है, तो धारा पर। तो अब बात करते हैं कि जो ब्रुश होता है ना, इस ब्रुश की चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, चौड़ाई होती है ना, वो होती है जो खंड या सेगमेंट होते हैं ना, खंड या सेगमेंट, खंडों के, यानी जो खंड होते हैं ना, इसकी चौड़ाई की बात करें तो देखो खंडों की चौड़ाई होती है ना, उसका 2 या 3 गुना, ठीक है, 2 या 3 गुना रखी जाती है। ब्रुश की चौड़ाई कितनी होती है, तो खंड या खंड की जो चौड़ाई होती है, सेगमेंट, उसकी चौड़ाई का 2 या 3 गुना रखा जाता है। ब्रुश संपर्क प्रतिरोध होता है ना, वो देखो क्या होता है, ब्रश संपर्क प्रतिरोध। एक मिनट तक ब्रश संपर्क प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किस किस बात पर जो ब्रुश का संपर्क प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है। तो एक तो होता है वायु अंतराल बढ़ने पर, एक तो होता है वायु अंतराल बढ़ने पर। ठीक है, एक तो वायु अंतराल बढ़ने पर, एक होती है जो ब्रुश की चौड़ाई बढ़ने पर होता है। ठीक है, ब्रुश की चौड़ाई पर। ठीक है, यानी जो ब्रुश का संपर्क प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध
ठीक है, वो किस बात पर निर्भर करता है? तो एक तो वायु अंतराल जितना बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो एक होता है ब्रुश की चौड़ाई पर, ठीक है, यानी दो बातों पर निर्भर करता है, ब्रुश का संपर्क प्रतिरोध होता है वो। बात करते हैं ब्रुश की जो आकृति होती है वो आकृति किस प्रकार की होती है? तो इसकी आकृति होती है देखो इस प्रकार की होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस आकृति को कहते हैं हम आयताकार। आयताकार यानी इसकी शेप, आकार, इसका आकार कैसा होता है ब्रुश का? तो ब्रुश का आकार होता है आयताकार। अब बात करते हैं इसका जो गुणांक होता है ना वो कितना होता है? देखो ब्रुश का घर्षण गुणांक, ब्रुश का घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक होता है ना वो देखो दो प्रकार से होता है। किस किस प्रकार से होता है? देखो एक तो होता है निम्न घर्षण गुणांक, एक तो होता है निम्न घर्षण गुणांक। निम्न घर्षण गुणांक होता है वो होता है 0.22, ठीक है, और एक होता है उच्च घर्षण गुणांक, उच्च घर्षण गुणांक। उच्च घर्षण गुणांक कितना होता है? तो 0.40, ठीक है, यानी 0.40 तो होता है जो उच्च घर्षण गुणांक होता है, और ब्रुश का जो निम्न घर्षण गुणांक होता है वो होता है 0.22 22 होता है। इस प्रकार याद करना है आपको। ब्रुश के बारे में पूरी जानकारी दे दी, अच्छे से पढ़ना है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करना है दोस्तों। अच्छे से पढ़ाई को कायम रखना है। आगे बात करते हैं हम प्लेट के बारे में, जो एंड प्लेटें होती हैं ना उसके बारे में। देखो एंड प्लेट। अब प्लेटें भी देखो, प्लेटें होती है ना, प्लेटें भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है फ्रंट एंड प्लेट और एक होती है रियर एंड प्लेट। रियर एंड प्लेट दो प्रकार की प्लेटें होती है। एंड प्लेट होती है ना, जो बॉडी होती है ना भाई, मशीन की बॉडी, डीसी मशीन की बॉडी है, उस बॉडी को मतलब ढकने के लिए दोनों साइड की प्लेटें होती है। एक तो होती है जो सामने सीधी, उसको कहते हैं फ्रंट एंड प्लेट। ये किस साइड में होती है? तो ये होती है कम्यूटेटर साइड में, कम्यूटेटर साइड। कम्यूटेटर की साइड की तरफ जो प्लेट होती है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि कम्यूटेटर की साइड में जो प्लेट होती है उस प्लेट को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम कहते हैं फ्रंट एंड प्लेट। और एक दूसरी साइड में जो प्लेट होती है उसको कहते हैं रियर एंड प्लेट, ठीक है। दो प्रकार की प्लेटें होती है, एक होती है फ्रंट एंड, एक होती है रियर एंड। अब बात करते हैं आगे सापट के बारे में। सापट देखो क्या है, सापट क्या करता है? देखो जो सापट होता है ये घूमने का कार्य करता है। ये भाग क्या करता है? घूमने वाला भाग है, ये घूमने वाला भाग है, ये घूमने का कार्य करता है, यानी सापट है जो घूमता है। ये क्या करता है? एक तो जो आर्मेचर होता है ना, ये बना किसका होता है? पहले बात आती है, तो ये होता है माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील मतलब होता है मृदु इस्पात, ठीक है, यानी ये होता है मृदु इस्पात का बना होता है। क्या बना होता है? सापट। सापट किसका होता है? मृदु इस्पात का। ये क्या करता है? जो आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर और कम्यूटेटर को बेस प्रदान करता है। यह आर्मेचर व कम्यूटेटर को बेस यानी आधार प्रदान करता है, बेस प्रदान करता है। भाई सापट का कार्य क्या है? आर्मेचर होता है या कम्यूटेटर है, इसको क्या करता है? बेस प्रदान करता है ये। अब बात करते हैं आगे बेरिंग की। बेरिंग क्या होता है? देखो बेरिंग
बेरिंग होता है, ये भी एक घूमने वाला भाग होता है। ये किसका बना होता है, देखो ये बेरिंग होता है, ये बना किसका होता है, तो पहली बात आती है गन मेंटल का बना होता है। गन मेंटल, गन मेंटल धातु होती है ना, इसका बना होता है बेरिंग। गन मेंटल बोल सकते हैं या क्रोम स्टील भी बोल सकते हैं, क्रोम स्टील। इन धातुओं का क्या होता है, बेरिंग बना होता है। अब बात करते हैं बना किसका होता है, तो बना किसका होता है, ये होता है बना एक तो गन मेंटल, एक क्रोम स्टील का बना होता है। अब बेरिंग भी कितने प्रकार के हैं, देखो 3 प्रकार के हैं बेरिंग। एक तो होता है बुश बेरिंग, बुश बेरिंग, बुश बेरिंग होता है। एक होता है रोलर बेरिंग होता है, बुश बेरिंग, बॉल बेरिंग, एक होता है रोलर बेरिंग, रोलर बेरिंग। बुश बेरिंग होता है ना, इसका देखो उपयोग कहाँ होता है, बुश बेरिंग का उपयोग होता है पंखा में। कहाँ होता है, पंखा होता है ना, उसमें किसका होता है, बुश बेरिंग का उपयोग होता है। जबकि बात करते हैं बॉल बेरिंग का उपयोग कहाँ होता है, तो जो छोटी मशीनें होती हैं ना उनमें होता है, छोटी मशीनों में, छोटी मशीनों में उपयोग। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि छोटी मशीनों में उपयोग होने वाला कौन सा बेरिंग होता है, तो बॉल बेरिंग होता है। ठीक है, बात करते हैं रोलर बेरिंग की, तो ये होता है बड़ी मशीनों में उपयोग, बड़ी मशीनों में उपयोग, ये होते हैं रोलर। रोलर बेरिंग क्या करता है, ये ज़्यादा स्पीड से घूमता है, ये कम स्पीड से घूमता है, यही फर्क होता है, इसमें स्पीड का फर्क होता है। बात करते हैं कि जो बेरिंग होता है ना, बेरिंग में जो स्नेक होता है ना, स्नेक, स्नेक के लिए उपयोग कौन सा पदार्थ होता है, तो स्नेक के लिए जो होता है वो होता है ग्रीस। ठीक है, ग्रीस या ऑयल भी बोल सकते हैं हम, ऑयल का उपयोग किया जाता है, ग्रीस या ऑयल का उपयोग किया जाता है स्नेक के लिए, यानी घर्षण से बचाने के लिए। अब बात करते हैं जो बेरिंग होते हैं इनको साफ किस प्रकार किया जाता है, साफ करने के लिए देखो इनको साफ किया जाता है। साफ करने के लिए बेरिंग को केरोसिन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, केरोसिन का, केरोसिन होता है उसका उपयोग किया जाता है, यानी डीजल या केरोसिन का उपयोग किया जाता है बेरिंग को साफ करने के लिए। बेरिंग है जो ग्रीस में भरा हुआ है उसको साफ करके नया ऑयल देना है या नया ग्रीस देना है, तो उस टाइम क्या करते हैं, स्नेक के लिए उपयोग तो करते हैं ग्रीस का या ऑयल का, और जो बेरिंग होता है उसको साफ किससे किया जाता है, तो केरोसिन से साफ किया जाता है। आगे बात करते हैं हम, एक होता है भाग, वो होता है टर्मिनल बॉक्स। क्या है, देखो टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स से क्या किया जाता है, जो टर्मिनल होते हैं ना, मोटर के टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल किस किस के होंगे, आर्मेचर, आर्मेचर व फील्ड, फील्ड के टर्मिनल बाहर निकाले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल बॉक्स कहते हैं, टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। यानी टर्मिनल बॉक्स हुआ है, एक टर्मिनल बॉक्स होता है देखो इस प्रकार का, जिसमें क्या होता है, जैसे फील्ड है, आर्मेचर वाइंडिंग A1 A2, ठीक है, और फील्ड वाइंडिंग होती है F1 F2 से। इस प्रकार से क्या होता है, टर्मिनल जो बॉक्स से बाहर निकाले जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल बॉक्स कहते हैं, जिससे क्या होता है, बाहर ही प्रदान की जाती है धारा, ठीक है, जिससे लोड को संयोजित किया जाता है या सप्लाई से संयोजित किया जाता है, उसी को हम टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। ये होता है टर्मिनल बॉक्स। अब बात करते हैं जो नेम प्लेट होती है ना, उस पर देखो क्या क्या अंकित रहता है। एक होती है नेम प्लेट, नेम प्लेट पर देखो क्या क्या अंकित रहेगा, एक तो रहेगा कंपनी का नेम, क्या रहेगा, कंपनी का नाम, एक रहती है दूसरी गति रहती है, आरपीएम में क्या रहती है, आरपीएम
आरपीएम में गति। ए क्या रहेंगे, वोल्टेज, वोल्टेज रहते हैं वोल्ट में। चौथा रहता है करंट, करंट यानी धारा रहती है, धारा रहती है एम्पियर में। और एक पांचवा होता है रेटिंग, रेटिंग होती है वो केडब्ल्यू में होती है या एचपी में, ठीक है। एचपी में इसकी वो रहती है भाई। जैसे मोटर है, मान लो जनित्र पढ़ रहे हैं हम, तब तो क्या होगा, केडब्ल्यू होगा। बाकी जब मोटर पढ़ेंगे तो मोटर में क्या आएगा, मोटर में एचपी आता है। एक एचपी में कितने 746 वाट होते हैं, ठीक है। वाटेज और एचपी में ये अंतर होता है, यानी 746 वाट होते हैं एक एचपी बराबर। तो इस प्रकार इसमें रेटिंग जनरेटर है, तो जनरेटर में केडब्ल्यू में होती है। और करंट आ गई, वोल्टेज आ गया, आरपीएम कंपनी का नेम आ जाता है। और एक होता है वो आता है पोलों की संख्या भी रहती है इसमें। 6 नंबर पर आएगी पोलों की संख्या, यानी पोल भी इस पर अंकित रहते हैं कि भाई कितने पोल की जनरेटर है या मोटर है। तो पोलों की संख्या भी आती है, कंपनी का नेम, आरपीएम में गति, वोल्टेज और करंट और रेटिंग केडब्ल्यू में, ठीक है दोस्तों। नेम प्लेट हो गई। आगे बात करते हैं आई होल क्या होता है। देखो आई होल या आई वोल्ट भी बोलते हैं इसको। आई होल आई वोल्ट, ठीक है। आई वोल्ट देखो क्या होता है, तो मशीन होती है ना, मशीन में इस प्रकार से मोटर पर लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये कोई मोटर है, इस पर इस प्रकार लगा हुआ है। ये क्या करता है, मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। आई वोल्ट क्या करता है, मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं, इसे पकड़ने का होता है। इसे पकड़कर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये हो गई जैसे मान लो कोई मोटर, ये जनरेटर है, जनरेटर पर ऊपर लगा रहता है, इसे पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि विद्युत वाहक बल की, देखो इसकी समीकरण क्या है। विद्युत वाहक बल की समीकरण क्या है, इसको कहते हैं ईएमएफ समीकरण। ईएमएफ समीकरण देखो क्या है, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल समीकरण। विद्युत वाहक बल समीकरण ये होती है विद्युत वाहक बल समीकरण। ई बराबर, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ये सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है फाई जेड एन पी 60 इंटू ए, ठीक है दोस्तों। फाई जेड एन पी 60 इंटू ए, ये होती है इसकी ईएमएफ समीकरण। अब देखो फाई क्या होता है, तो फाई होता है चुंबकीय फ्लक्स। फाई होता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स किस में होता है, वेबर में। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। जेड क्या है, जेड है चालकों की संख्या, चालकों की संख्या, जेड चालकों की संख्या। एन क्या, देखो एन होती है गति, गति होती है वो होती है आरपीएम, ठीक है। आरपीएम में होती है राउंड पर मिनट। अब बात करते हैं पी क्या है। पी देखो, पी है पोलों की संख्या। पोलों की संख्या
पी है पोलों की संख्या। बात करते हैं ए क्या है, तो ए होता है समांतर पथों की संख्या। ए होता है समांतर पथों की संख्या, ठीक है। इस प्रकार होता है ये, यानी ये विद्युत वाहक बल की समीकरण होती है। जनरेटर में और मोटर में सेम ही होती है ये समीकरण। तो फाई जेड एन पी बटावा 60 इंटू ए, इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है, फाई जेड एन बटे हुए 60 गुणा पी बटा ए, ठीक है। दोनों प्रकार से याद करना आपको, यानी सेम ही चीज़ है ये और ये, इसको याद करना अच्छे से, एग्जाम पूछा जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर विद्यार्थी को डीसी जनरेटर का चैप्टर अच्छे से समझ में आए।